वक्त गुजर गया। 16 बरस की थी। जी चाहता हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहूं, खुद को देखूं और शर्माऊं, अपने ही अक्स में खो जाऊं, और फिर तसव्वुर के चमनजार में उड़ती उड़ती कायनात के हसन में कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन इसके प्यार ने मेरे पर बांध रखे थे, मैं इसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उन दिनों मेरी जान मुसीबत में थी। रेहान मेरे मामू का बेटा, जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था, उम्मी से मिलने रोज आता, लेकिन कुन आँखों से मेरी तरफ देखता रहता। सच कहूं तो मुझे इसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता था। मीर आलम भी मेरा किरण था। रेहान ननियाल से तो आलम दधियाल है, वो भी ऐसे ही आके उम्मी के पांव दबाता, लेकिन नजरें इसकी मेरा ताकुब करती। मेरी जान मुसीबत में थी। दोनों ही अच्छे थे, दोनों मुझे चाहते थे और मुझे से शादी के तलबगार थे। उम्मी मगर कोई फैसला नहीं कर पा रही थीं कि किसको अपना दामाद मुंतखब करें और किसको मना कर दे। रेहान के वालिदैन ज्यादा अमीर न थे, लेकिन माँ से रिश्ता था, तभी माँ चाहती थीं कि इसे दामाद बुना ले। मीर आलम मेरे वालिद का भतीजा था और अमीर बाप का बेटा था, उनका वो चहीता भी था। उनके सगे भाई का नूर चश्म हसन में रेहान से बढ़कर तालीम में भी आगे। ऐसा रिश्ता कौन ठकराता है। मैं दोनों से छपती रहती, ज्यादा बात ना करती। जब में से कोई आता मैं किचन में घुस जाती। उम्मी बिलात तो भी सामने जाने से कतराती थी। एक दिन दोनों की माएँ रिश्ता तलब करने आ गईं। रेहान की वालिदा सुबह को आएं तो ताईजी शाम को। ऐसे मौक़ों पर माएँ हवास बाख्ता हो जाती है। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही आलम हुआ। रात को वालिद साहिब से मशवरा लिया। वो झट से बोले, रेहान को इनकार कर दो और मीर आलम को कबूल कर लो। वो मेरा भतीजा है, मैं बड़े भाई को कैसे इनकार कर सकता हूँ। उम्मी जान के अरमानों पर उस पड़ गई और दुख से आंसू निकल आए। मुझे अलबत्ता कोई दुख ना था, बल्कि वालिद का फैसला अच्छा लगा। दिल को दिल से राह होती है। मैं जानती थी मीर आलम को मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन से मोहब्बत थी। वो उनको ऐसे ही चाहता था जैसे अपने वालिदैन को चाहता था। हमारे मामू ताया चचा सब इसी शहर में रहते थे। मामू वाले कम आते, लेकिन ताया चाचू रोज आते, अगर ना आते तो हम चले जाते थे। जिस दिन मेरी मीर आलम से मुलाकात ना होती, लगता सूरज निकला ही नहीं। मेरी दोस्ती आलम की बहन नियाज बीबी से थी, हम उसको नाजो बुलाते। इसकी और ताईबी की ख्वाहिश थी कि मैं उनके घर की बहू बनूं। एक दिन नाजो की ज़बानी पता चला कि मीर आलम अपनी खाला के घर कराची जा रहा है। ये सुआन में रंजीदा हो गई। 100 तरह के अंदेशे दामनगीर थे। इसकी खाला की बेटियां थीं और मैंने सुना था कि खाला इसे दामाद बनाना चाहती है। मैंने बहुत दावा की कि वो कराची न जाए। जुबान से कह ना सकती थी कि इसके साथ बेतकल्लुफी न थी, इसलिए रोक भी ना सकी। वो चला गया और मैं 100 अंदेशे दिल में छुपाए सिसकती रह गई। अब ताई का घर काटने को दौड़ता था। मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। नाज़ो शको करती कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती। इसे क्या बताती कि क्यों नहीं आती। मीर आलम एक माह के लिए गया था और 3 माह लगा दिए। नाज़ो बताती कि भाई वहां बहुत खुश है, इसका दिल लग गया है, तभी लौटने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। अब मुमानी और रेहान का अफसुर्दा चेहरा याद आता, जिनको हमने मीर आलम की खातिर ठुकरा दिया था। शायद हमें उनके खुलूस को ठुकराने की सजा मिली थी। उधर आलम और उसकी खालाजाद नीलम के बारे एक हो जाने की चा में गोयन ताया के घर में शुरू हो गई थी। उधर मुमानी जान आखिरी बार रेहान के लिए हमारे घर मिन्नत समाजत करने आ गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं समझ रही थी कि मीर आलम जरूर आएगा, वो नीलम से शादी नहीं करेगा। उम्मी जान ने आखिरी बार मुझसे पूछा, बेटी क्या ख्याल है, तुम्हारी मुमानी को हाँ कर दूं? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था आलम जरूर आएगा और मुझको इसका इंतज़ार करना चाहिए। आखिरी बार इनकार सुआन कर मुमानी फिर नहीं आई, बल्कि खफा होकर चली गईं और अपनी भांजी से बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। यम रेहान और माहम एक हो गए। अब मामू हमारी तरफ नहीं आते थे, लिहाजा हमें इल्म न था कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन दिनों मुझे इन लोगों की परवाह भी नहीं थी। मेरे दिल के धागे तो ताया के घर से बंधे हुए थे। मुझे को इंतजार था तो इसका, जो कराची जाकर वहां का हो रहा था। इसे तो किसी की याद भी नहीं आती थी। कराची शहर ने इसके पीर जकड़ लिए थे। मेरे अरमान मेरी सोचों के जाल में कैद थे। आलम के सवा किसी और बारे सोच भी ना सकती थी। इसे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार आसमीन आई।
इसने बताया कि आलम ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया हुआ है और वहाँ बहुत खुश है। इसकी खाला हर सूरत इसको अपना दामाद देखना चाह रही हैं, तभी वो इसको पढ़ा रहे हैं ताकि बैरून मुल्क भिजवा सके। ये सुनकर मेरी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए, हर आस दम तोड़ गई। बहुत रोई, इस कदरदाल की हो गई कि मर जाने के सिवा कोई और बात ना सोचती थी। नाजो मुझे तसल्ली देती कि खातिर जमा रखो, मेरा भाई जरूर आएगा, वो शादी तुम ही से करेगा। मेरे पास नाजो की बातों पर यकीन करने के सिवा कोई चारा ना था। मैंने खुद तो कभी मीर आलम से बात ना की थी, हमने कभी इकरार मोहब्बत ना किया था, तो अब मैं नियाज बीबी की बातों पर एतबार के सिवा कर भी किया सकती थी। उम्मी और बाबा जान इस इंतजार में थे कि ताया और ताई आकर रिश्ते की बात कच्ची करें, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिश्ते के मामले पर बात ना की। शायद वो भी इसका इंतजार कर रहे थे। 6 माह बाद साना के मीर आलम आ गया है। मैं इसकी एक झलक देखने को बेचैन थी। लगता था कि वो कराची से आते ही हमारे घर आएगा, मुझे पहले की तरह कुन अखियों से देखेगा और कहेगा आज किसी ने हमें चाय का भी नहीं पूछा। ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो हमारे घर आया और न ही इसने मुझे कुन अखियों से देखा। मैंने सुना वो हमारी तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। मैंने ये भी सुना कि वो कहता है कराची अच्छा शहर है और अब मैं कराची में ही रहूंगा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। वो न आया और मेरी उम्मीदों का ताजमहल ढह गया। रोज आने वाला जब यूं अपने दीदार से महरूम कर दे तो चाहने वाले के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो इंतजार की आग में जलने वाले ही बता सकते हैं। मैं बहाने से यास्मीन के घर गई। इसका घर नाजो के घर से मिला हुआ था। सोचा वहां से छत पर जाके देखूं, शायद वो नजर आ जाए। यास्मीन ने समझ लिया था मैं क्यों आई हूं। वो मुझे अपनी छत पर ले गई। तकदीर मेहरबान थी, हसन इत्तेफाक के मुझे सामने ही वो नजर आ गया। वो भी अपनी छत पर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये सर्दियों के दिन थे। अचानक इसकी नज़र मेरी जानिब उठ गई। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे इसमें कोई तब्दीली नजर न आई सिवाय इसके कि इसकी सेहत काबिल रश्क हद तक अच्छी हो गई थी। मुझे देखकर हाथ हिलाया। मतलब था कि मैं तुम्हारे घर भी यूहेगा अभी मसरूफ हूं। खादी की शान जिसको एक रोज काटना भी मुहाल लगता था, वो अब इतना मसरूफ था कि अपने चचा के घर आने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। मैं उसके इस तर्ज अमल को क्या समझती। मैं खुश थी मगर नाखुश भी थी। वो झल कदमों से घर आ गई, जो काम करती गुमसम हो जाती। काम करना भूल जाती थी, सोचती थी ये सब किया है, क्या वो बदल गया है। इसका तर्ज अमल अजीब हो गया था। इस बात की तह में कोई बात तो पोशीदा थी। अगले दिन वो हमारे घर आया। मुझे देखकर इशारे से सलाम किया। मैंने मुस्करा कर सर झुका लिया था। वो हसब मामूल उम्मी जान के सामने बैठ गया। मैं किचन में इसके लिए चाय बनाने चली गई। सोचने लगी हम मशरकी लड़कियां भी कैसी भोली होती है, किसी से कुछ कह सुआन भी नहीं सकती। जिसको दिल का मालिक बनाया था, काश इससे एक सवाल कर लेती कि आलम सच सच बता दो, क्या तुम मुझसे शादी कर रहे हो। उम्मी से बातें कर वो चला गया। इसने मुझसे कुछ कहा ना सुना। मैं भी इससे कुछ ना जान सकी कि इसके दिल में किया है। चंद दिन रहकर वो कराची लूट गया, क्योंकि इसे कोर्स मुकम्मल करना था। जाते हुए भी वो मुझे खुदा हाफिज कहकर ना गया। कैसे कहता, हमारे खानदान में रिवाज ही ना था। इस बार तो ऐसा गा जैसे वो मीर अस्ब कुछ ही मुझसे छीन कर ले गया है। मेरा दिल खाली हो गया था। उम्मी अबू को भी अंदाजा हो गया कि इसके वालिदैन ने रिश्ते के लिए सरसरी पूछा था, कोई वाज़ेह बात नहीं की थी। गोया उनका ख्याल बदल गया था, वरना कोई तसल्ली आमेज बात तो करते। यकीनन वो नीलम को बहू बनाने बारे सोच रहे थे। नाजो ने एक दिन बताया कि इसके वालिदैन कराची जा रहे हैं। खाला ने बुलाया है, वो नीलम का रिश्ता तय करना चाहती है। अगर मेरी माँ को नीलम पसंद आ गई तो वो इसका रिश्ता मीर आलम से लेकर देंगी। ये खबर क़यामत थी जो मुझ पर गुजर गई। इस दिन मैं बिल्कुल मायूस हो गई। इस बात की भनक उम्मी जान के कान में पड़ी तो वो भी अफसोस करने लगे कि ये कैसी भूल हमसे हो गई। काश कि मैं हुमा का रिश्ता अपने भांजे रेहान को दे देती तो आज इस तरह लेने के देने ना पड़ते। अब तो वो भी हाथ से गया और आलम भी हाथ ना आया। उम्मी बीमार पड़ गईं। वो पीली जर्द होती गईं जैसे ये गम उनका कलेजा खा लेगा। कभी लौटी हुई खुशी वापस मिल जाती है और वो मुराद बर आती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।